हेल्थ पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान के वरिष्ठतम मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील केराड़ा सर से। सर, मानसिक रोगों और एक सामान्य व्यक्ति में बहुत बारीक सी एक रेखा होती है। तो एक आम जो अभिभावक है, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो बच्चे हैं, अपने माता पिता के बारे में वो कब ये अनुमान लगाएं कि इनको किसी मानसिक रोग चिकित्सक को दिखा करके उनसे राय ली जानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे जो बच्चा जिस घर में रह रहा है, माँ बाप है, भाई बहन है, दोस्त है, आसपास का पड़ोस है, सभी को ये लगना चाहिए कि इस बच्चे का व्यवहार पहले से अलग हो गया है। ये बच्चा पहले ऐसा नहीं था, अब उसमें परिवर्तन आ गया है। तो जैसे ही परिवर्तन हो उस पर निगाह रखनी चाहिए, उस पर अपने को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई लड़का नशा करने लगा है। अब जब भी वो नशा करने लग गया है तो वो चुपचाप घर आएगा, अपने आप को देर रात को आएगा और सीधा सो जाएगा, माँ बाप से मिलेगा नहीं, और वो पैसे मांगेगा कि साहब इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए, जो वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और कभी वो अगर उसको वो चीज़ नहीं मिली तो गुस्सा भी करेगा, तो गुस्सा करके वो अपनी बात को मनवाएगा। तो ये जो इस तरह का बिहेवियर है नशे वाले का, वो अपने को माँ बाप को अलर्ट हो जाना चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग और इसकी हो सकता है गलत आदत हो। और ऐसे बच्चों से मिलता है जो सामान्य रूप से सही दिशा में नहीं जा रहे, उनके साथ रहता है, देर रात को आता है और उसके जो हाव भाव है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपको लगे कि बच्चे में कुछ अलग लक्षण चालू हो गए जो पहले नहीं थे, उसको पहचानना चाहिए। लेकिन हमारे मनोरोगों के बारे में एक और बात है कि सामान्य रोगी में और मनोरोगी में तो वो थिन लाइन जो होती है, एक्चुअली हमारे हर बीमारी के क्राइटेरिया होते हैं कि भाई 10 लक्षण है और 10 साइन और सिम्टम है। अगर उनमें से 7 लक्षण इस पेशेंट में है तो वो बीमारी है। जैसे आप डिप्रेशन का मान लीजिए, आपका मन भी कभी कभी उदास हो सकता है। कोई भी आदमी उदास 2 घंटे के लिए उदास हो सकता है, लेकिन हम उसको डिप्रेशन नहीं कहेंगे। डिप्रेशन हम उसी को कहेंगे जो लंबे समय तक, कम से कम 10-15 दिन तक उसका मन उदास रहे, 24 घंटे उदास रहे, या काम में उसका मन नहीं लगे, काम में जाने की इच्छा नहीं हो। तो एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इस मरीज को हम बीमार कहेंगे। ये नहीं कि उसको 1 घंटे के लिए उदासी हो गई किसी कारण से और वो उसको हम कहते हैं डिप्रेशन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर बीमारी का एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया में जैसे अपन कहेंगे टाइफाइड में बुखार होना चाहिए, पेट दर्द होना चाहिए, दस्ते लगने चाहिए और उसका पैटर्न वो होना, अगर वो उसमें फिट बैठ रहा तो टाइफाइड कहेंगे। ऐसे ही हम लोग मानसिक बीमारी के हर बीमारी का एक क्राइटेरिया होता है और अगर उस क्राइटेरिया के हिसाब से लक्षण है तो हम कहेंगे इसको ये बीमारी है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम ये भी है कि नॉर्मल व्यक्ति में और एक एबनॉर्मल व्यक्ति में जो मनोरोगी है उनमें डिफरेंस कैसे किया जाए, नहीं तो फिर बहुत समस्याएं होती है। लेकिन कभी कभी क्या, जैसे साइकोटिक ग्रुप जो होते हैं पेशेंट के, मैंने आपको कहा जो शकी मिजाज के मरीज हैं जैसे, तो वो तो हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करेगा कि मेरा शक जो वास्तविक है। तो ये हम सब जो उनके साथ वाले होते हैं, घर वालों से सबसे बात करके ये पता करते हैं कि ये जो वहम है ये नॉर्मल से हटकर एक्सेसिव है, जरूरत से ज़्यादा है, जो उसके किसी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तभी हम कहेंगे कि ये शक की बीमारी है। तो कहने का मतलब मनोरोगी से हमें विस्तार से बात करनी होती है, उनके साथ वालों से भी विस्तार से बात करनी होती है और उसको पक्का करना होता है कि ये बीमारी जो है उसकी बीमारी के कारण ये लक्षण है। सर, साधारणतया ये जो मानसिक रोग वाले होते हैं ये नशे की तरफ धीरे धीरे जाते हैं, तो वो कौन से नशे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मानसिक स्वास्थ्य को? बिल्कुल सर, आप जैसे जानते हैं कि नशे आजकल, तो मैंने जैसे आपको फरमाया पहले भी कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसमें सबसे ज़्यादा अपन कहा जाए तो तंबाकू है। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा नशा यूज होता है, वो तंबाकू है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में ग्रामीण इलाकों में भी लोग तंबाकू खाना, जर्दा खाना, गुटखा खाना इसको नॉर्मल मानते हैं कि ये तो कोई नशा ही नहीं। इवन बहुत सारी महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, शहरी महिलाएं भी तंबाकू का उपयोग करती है, गुटखे का उपयोग करती है, या वो मंजन के हिसाब से भी यूज करती है तंबाकू को। तो मेरा कहने का मतलब सबसे कॉमनली यूज तंबाकू
जो नशा है, लेकिन इसके भी काफ़ी आप जानते दुष्प्रभाव है। बाकी जैसे अल्कोहल आप जानते हो कि काफ़ी मेल लोगों में, जो पुरुष लोगों में अल्कोहल बहुत ज़्यादा कॉमन है और आजकल ये समस्या और बढ़ती जा रही है। हमेशा हमारे पास मरीज लाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा कि साहब मेरा पति शराब का आदी है, मैं कैसे छुड़ाऊँ। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर मरीज को सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में ले जाया जाए तो सारे नशे छूट सकते हैं। दूसरा, अफीम का नशा। जैसे हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भारतवर्ष में, जैसे हमने देखा कि अपने उदयपुर रीजन में, चित्तौड़ रीजन है, कपासन है, और इस एरिया में क्या होता है, निम्बाड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम में, जैसे किसी की मृत्यु हो गई है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है, तो वहाँ पर अफीम का सेवन किया जाता है कि भाई प्रसाद के रूप में लीजिए। तो अफीम, मैं कहना चाहूँगा, अफीम और अफीम के बहुत सारे दूसरे हीरोइन और दूसरी जो चीज़ें बनती है, सभी बहुत खतरनाक नशा करते हैं और इनका उपचार बहुत आजकल नई दवाएं आ गई। मैं कहना चाहूँगा कि जो नशे के लिए बहुत उपयोगी है और काफ़ी लोग मेरे पास आते भी हैं और हमने काफ़ी लोगों का अफीम का और अल्कोहल का नशा छुड़वाया भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नशे छुड़ाए जा सकते हैं, थोड़ा सा घर वालों को शांति से उनका सही मार्गदर्शन करके मनोचिकित्सक के पास अगर लाया जाए, तो लगातार इलाज लिया जाए, तो काफ़ी संभव है कि इनसे छुटकारा पाया जा सके। दूसरा, एक और भ्रम पब्लिक में है कि मानसिक दवाइयाँ सभी नशे की हैं। मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक दवाइयाँ सभी नशे की नहीं होती है। हम तो नशे का इलाज करते हैं, तो मनोचिकित्सक ऐसी कैसी दवाई दे सकता है जिससे उसका ये कह सकते हैं कि नशे की आदत पड़ जाए इन दवाइयों से। कुछ दवाइयाँ होती है जो नशे की हो सकती है, जो नींद की दवाइयाँ हैं उनको भी हम बहुत ही कुछ समय के लिए देते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो कहने का मतलब आजकल डिप्रेशन की दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के मरीज को बहुत फायदा पहुंचाती है, और मरीज जो है, जो आत्महत्या करने वाला होता है, वो सही रास्ते पर आ जाता है और उसकी लाइफ बिल्कुल सही हो जाती है। तो कहने का मतलब नई दवाइयाँ काफ़ी आ चुकी है मनोरोगियों के लिए और उनका बहुत ही अच्छा इलाज संभव होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि दवाइयों से कोई भी मरीज डरे नहीं, और उनका सही डॉक्टर के राय में अगर आप चलोगे तो न तो उनका नशे की तरह उपयोग में लाना पड़ेगा, उससे छुटकारा पाया जा सकता है और धीरे धीरे आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हो। सर, एक भ्रांति ये भी है कि मानसिक रोग जो है परिवार से परिवार में आगे चलते रहते हैं, यानी अपने पुरखों से जो चीज़ें हमें मिली है इसी तरह से मानसिक रोग भी मिले हैं। क्या ये सही है, और सही है तो कितना है? नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि सभी मानसिक रोग परिवारों से परिवार में नहीं चलते हैं। जेनेटिक्स का उतना डेफिनेटली कुछ बीमारियों में जेनेटिक्स का रोल है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वातावरण का भी बहुत असर पड़ता है। मानसिक बीमारियों में सारा जेनेटिक्स के और परिवार से, जो माँ बाप से बीमारी आई हो, ऐसा नहीं है। हम ये देखा गया कि बहुत से परिवारों में कोई मानसिक रोगी नहीं होता, फिर भी बीमार हो सकता है। तो ये तो अपने को नहीं सोचना चाहिए कि एक बीमार है तो उस परिवार में शादी नहीं करना चाहिए, या उसको परिवार को छोड़ना चाहिए, या उसमें सभी में बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और परिवार के साथ में जो वातावरण होता है उसका भी काफ़ी अहम रोल होता है। कुछ बीमारियां तो आपको आश्चर्य होगा कि केवल सामाजिक समस्याओं से खड़ी होती। जैसे आप सोचते हो कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गरीबी है, ये भी एक तरह से आप सोच सकते हो कि अशिक्षा है। ये जो सोशल रीजन्स है, इनसे भी लोग मानसिक रोगों के कारण, उनमें ये भी उनमें से कारण है। कोई बेरोजगार है, उसको 5 साल से जॉब नहीं मिल रहा है, तो दुखी होगा, परेशान होगा, डिप्रेशन में आएगा। या कोई अशिक्षा है तो वो उसको हर दूसरे लोग उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और वो हमेशा दुखी रहेगा। तो कहने का मतलब बहुत सारे सोशल रीजन्स हैं, उनसे भी मानसिक रोग होते हैं, तो अपन उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो कहने का मतलब हर रोग जेनेटिक्स, आनुवंशिकी नहीं होता है, और वातावरण का भी बहुत सारे वातावरण का असर पड़ता है। बचपन में सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है बच्चे के विकास के लिए, वो बचपन का जो वातावरण है, उस वातावरण का असर रहेगा उसमें, कि माँ बाप कैसे मिले, माँ बाप उसको, बच्चे को कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, स्कूल में उसको कैसे दोस्त मिले, स्कूल में उसका वातावरण कैसा था, टीचर्स कैसे थे, क्या वेल मोटिवेशन दे रहे थे या उसको नेगेटिव दे रहे थे। तो कहने का मतलब है कि वो सब चीज़ें, बचपन का वातावरण भी इम्पोर्टेंट। आप सभी से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए
और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।